राफेल जब आए थे 2019 में आने शुरू हुए थे, तकरीबन 36 जहाज जब आए थे, तो हमने तो 2021 में जब प्रेसिडेंट सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर ने कमांड संभाली थी, तो 2022 के तकरीबन अप्रैल में जहाज आ गए थे हमारे पास। मैंने आपको ये भी अर्ज किया कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 से फिर 2 पे फिर 3 पे हम तकरीबन पूरा फ्लीट इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में इस अपग्रेडेशन की तरफ चला जाएगा। जो अमेरिका की यहाँ पे इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मिडल ईस्ट के मुल्कों का ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, उसी को तो ये फिल किया जा रहा है। तो तुर्की को क्लियर है कि अगर मैं नेटो का मेंबर हूं भी, बड़ा इंपॉर्टेंट हूं, न्यूमेरिकली बहुत बड़ा मुल्क है नेटो का, लेकिन अगर कभी इसराइल ने हमला किया खुदा ना खासा तुर्की पर, तो तुर्की को बड़ा क्लियर है कि अमेरिका ने तुर्की की मदद को नहीं आना कि नेटो का मेंबर है, वो इसराइल की मदद करेगा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम जो है, इसकी मेच्योरिटी के ऊपर 2-3 साल या 2-3 माह ही है, एक लंबा प्रोसेस है। कुछ लोगों का ख्याल है कि 2045 तक मैच्योर होगा, तो ये एक बड़ा टाइम है। हम उसको किस तरीके से काउंटर करेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चाइना इस वक्त J-36 के ऊपर काम कर रहा है, जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है। फिर कान, और इससे मुतालिक भी बड़ी खबरें हैं कि पाकिस्तान और तुर्किया कान के ऊपर मिलकर काम कर रहे हैं। तो इसको जरा कंपेयर करके बताइएगा कि पाकिस्तान, मैं तो एक हमेशा बात करता हूं कि हमारी लीडरशिप की अप्रोच बड़ी क्लियर है, हमें पता है हमारे पास वसाइल कम है, और इसीलिए हम भारत से 1-2 कदम आगे के नहीं, हम 10 कदम आगे के फैसले लेते हैं। तो आई एम श्योर कि भारत के पास जब भी ये टेक्नोलॉजी होगी, हमारे पास उससे पहले होगी। लेकिन थोड़ा सा को आप टाइमलाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं उसकी, क्या हो सकती है पॉसिबली? ये बहुत डायनामिक सिचुएशन होती है, इसके अंदर आज बैठ के किसी साल को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि हम वहां ये करेंगे। दो तरह का होता है, आपने एक दुश्मन की जो एंटिसिपेट करनी होती है, प्लानिंग जाहिर है मूव करनी होती है, जो मोस्टली हमने की है, और हमारे पास चॉइस नहीं है सिवाय एंटिसिपेट करने के, बिकॉज हमने न्यूमेरिकली इंफीरियर लड़ना होता है। मैं आपको मिसाल पिछली दे देता हूँ। राफेल जब आए थे 2019 में आने शुरू हुए थे, तकरीबन 36 जहाज जब आए थे, तो हमने तो 2021 में जब प्रेसिडेंट सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर ने कमांड संभाली थी, तो 2022 के तकरीबन अप्रैल में जहाज आ गए थे हमारे पास। ये एलिमेंट ऑफ अर्जेंसी है या लीडरशिप फोर्सी करती है। जब लीडरशिप फोर्सी करती है तो वो क्यों किया था उन्होंने? इस वजह से कि राफेल के मिसाइल की जो रेंज है, वो कई दफा आपके प्रोग्राम में शायद मैं अर्ज कर चुका हूँ, 150 किलोमीटर। हमारे पास F-16 की हाफ से कम करीब थी। तो जब ये इतनी रेंज का फर्क आ जाए, तो फर्स्ट लुक, लॉक और शूट कैपेबिलिटी हिंदुस्तान के पास चली गई थी। वो हमने एक साल के अंदर प्लग किया था। दैट मीन जब प्रेसिडेंट सरबराह आए थे, हम स्टील वर्सेस स्टील मैच नहीं करते, हम बुलेट वर्सेस बुलेट, मिसाइल वर्सेस मिसाइल मैच नहीं करते। आपने राफेल की मैंने वर्सेस J-10C की मिसाल मैंने इसीलिए आपको दी। मैंने आपको ये भी अर्ज किया कि JF-17 थंडर ब्लॉक 1 से फिर 2 पे फिर 3 पे हम तकरीबन पूरा फ्लीट इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में इस अपग्रेडेशन की तरफ चला जाएगा। तो आई थिंक पिन पॉइंट करना कि कौन सा जहाज किस टाइमलाइन के साथ और कब तक आने की उम्मीद है, वो अभी मैं कहने की पोजीशन में नहीं। बिल्कुल सर, आखिर में ये बताइएगा, ये जो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, भारत इसको एक बड़ा मुख्तलिफ एंगल दे रहा है। पहले तो वो ये बात कर रहे थे कि ये ईरान के खिलाफ है, फिर ईरान से स्टेटमेंट बड़ी पॉजिटिव आ गई, फिर उन्होंने कहा जी अमेरिका को धोखा दिया जा रहा है, अमेरिका ने भी उसको अप्रिशिएट किया। अब भारत ये बात कर रहा है कि ये शायद भारत के लिए कोई खतरा है। तो ये इस तरह की मजाक के स्टेटमेंट्स ये क्या इंडिकेट कर रही है सर? अप्रोच क्या है बुनियादी तौर पर उनकी इस हवाले से? हम किसी की तरफ नहीं जा रहे ऑफेंस करने के लिए। अब जाहिर है, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत पॉजिटिव हुआ है कि अमेरिकी सदर ने उसको अप्रिशिएट कर दिया है। नंबर वन, उसकी वजह एक कुदरती भी है और एक उनकी मसलत भी है। कुदरती ये है जो ईरान को पसंद आनी चाहिए, और मैं दुआ गो हूं कि ईरान भी लॉन्ग टर्म में इसमें शामिल हो जाएगा। वजह यह है कि ईरान की तो ये ख्वाहिश थी कि एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेज यहां से निकल जाए, और जब निकल जाएंगी यहां से तो ईरान ज्यादा कंफर्टेबल है। तो जो अमेरिका की यहाँ पे इन्फ्लुएंस कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मिडल ईस्ट के मुल्कों का ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, उसी को तो ये फिल किया जा रहा है। नंबर वन, आप नोट करें, यही ममालिक, सऊदी अरब पर हमला हुआ था, आपको याद होगा 2015 में, 2019 में सॉरी, यमन, जो ईरान ने किया था। लेकिन उस वक्त अमेरिकन अड्डे होने के बावजूद उन्होंने जवाब नहीं दिया था। अमेरिका ने उसका ना रिटेलिएट किया था ना डिफेंड किया था। पिछले साल 2025 में कतर पर हमला किया ईरान ने, अमेरिका ने ना डिफेंड किया ना रिटेलिएट किया। और यूक्रेन की मदद, ऑल्दो आउट ऑफ थिएटर है, लेकिन यूक्रेन की मदद नहीं कर पा रहा अमेरिका। F-16 तकरीबन 39 दिए गए हैं यूक्रेन को, जो अमेरिका का बना हुआ जहाज है, लेकिन अमेरिका ने खुद एक भी जहाज नहीं दिया इसमें से। वो उसे नीदरलैंड और दूसरे मुल्कों से इकट्ठे करके यूक्रेन की एयरफोर्स को दिए हैं। मैं साबित करने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अमेरिका का ओवरऑल जो एक ट्रस्ट कॉम्प्रोमाइज हुआ है, चाहे इस खित्ते में हो चाहे दूसरे मुल्कों पर हो, अब ये ममालिक खास तौर पर मिडल ईस्ट में ये रियलाइज कर चुके हैं कि जब भी कभी
हमारा मुकाबला या तवाजना किया गया हमारे ऑप्शंस में वर्सेस इजराइल, तो अमेरिका जरूर इजराइल का साथ देगा। और अभी आप तुर्की को ऐड करें, बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि तुर्की अगला निशाना होगा। तो तुर्की को क्लियर है कि अगर मैं नेटो का मेंबर हूं भी, बड़ा इंपॉर्टेंट हूं, न्यूमेरिकली बहुत बड़ा मुल्क है नेटो का, लेकिन अगर कभी इसराइल ने हमला किया खुदा ना खासा तुर्की पर, तो तुर्की को बड़ा क्लियर है कि अमेरिका ने तुर्की की मदद को नहीं आना कि नेटो का मेंबर है वो बिल्कुल सही। इसराइल की मदद करेगा। तो ये नेचुरल कन्वर्जेंस है।